एंड वेलकम टू दिस लॉ। और आज हम बात करेंगे सरफासी एक्ट के बारे में। सरफासी एक्ट को देखने के बाद हम आईबीसी कोड के बारे में भी बात करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। और उसके बाद में हम सरफासी एक्ट एंड आईबीसी दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। सरफासी एक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से अलग अलग लेजिस्लेशंस आई और उनका क्या रोल था और उनमें फ्लॉज क्या थे, जिसकी वजह से फाइनली सरफासी एक्ट आया। और सरफासी एक्ट के बाद जब हम आईबीसी की बात करेंगे तो हम उन्हीं हिस्टोरिकल जो हमारे इवेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंपनीज एक्ट था। नाउ ये जितने भी जो लेजिस्लेशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये मेनली डेट रिकवरी से ही रिलेटेड है, जहाँ पे बैंक से किसी ने लोन लिया है और अब उसके पास क्या और रिसोर्ट्स हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, किस तरीके से वो अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स हैं, फोरम्स हैं या अलग तरीके से कैसे कैसे वो अप्रोच करेगा और क्या क्या ये फ्लॉज रहे हैं इन लेजिस्लेशंस में, जिसकी वजह से फाइनली सरफासी एक्ट आया। इनिशियली कंपनीज एक्ट 1956 था, जहाँ पे जो बैंक्स थी उनके लिए डेट्स को रिकवर करना एक बहुत बड़ा हेडेक था। वो इसलिए क्योंकि 4 से 5 साल लग जाते थे, चाहे वो कंपनीज एक्ट की एनफोर्समेंट भी वहाँ पर हो तब भी। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे आता है सीका, दैट इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। ना ये जो 1985 का एक्ट था, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फेस की गई। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर सिविल कोर्ट्स का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो डेट रिकवरी का प्रोसेस था वो ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग था, पर साथ में एक प्रॉब्लम और फेस की जा रही थी कि सीका में उन कंपनीज से डेट रिकवरी की बात हो रही थी जहां पे कंपनीज अब उस सिचुएशन पे पहुंच गई हैं, यानी कि जहां पर वो पूरी तरीके से डूब रही हैं या डूबने की कगार पर हैं। जब उनका लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप प्रोसेस इनिशिएट होने वाला है, इस स्टेज पर ही बैंक्स को पावर दी जा रही है कि नाउ दे कैन इंटरफेयर एंड दे कैन आस्क फॉर द रिकवरी ऑफ डेट्स। तो ये मेजर फ्लॉ था सीका में, और इसीलिए फिर नेक्स्ट तरीके का एक्ट आया और जिसका नाम था RDD-BFI एक्ट, यानी कि जो 1993 का एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत दो तरीके के ट्रिब्यूनल्स को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एंड उसकी भी जो अपील आगे जाएगी वो है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि DRT एंड DRAT ये दो ट्रिब्यूनल्स थे जो कि RDD-BFI एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। सबसे मेजर सिग्निफिकेंस DRTs का ये था कि ये ट्रिब्यूनल्स थे, ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज थी जो कि कोर्ट्स की तरह ऑर्डिनरी जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनमें पड़ेगी नहीं, और जिसकी वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग उतना नहीं होगा जितना कि सीका में फेस किया जा रहा था। सो ऑब्वियस ही बात है कि DRT इसके आने से ये बहुत आसान हो गया बैंक्स के लिए भी उन NPAs को, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करने में। कम ड्यूरेशन में रिकवरी भी आसानी से हो जाती थी, और साथ में अमाउंट भी, क्योंकि जो रिकवरी अमाउंट था उसका भी जुरिस्डिक्शन यानी कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो था वो ज़्यादा नहीं था, तो 1 लाख तक के भी मैटर्स आते थे। तो इसी वजह से हुआ क्या कि DRTs जो हैं वो ओवरबर्डन होने लग गए, और इसी कारण से DRTs में भी उतना ही टाइम लगने लग गया जितना कि हम सीका या कंपनीज एक्ट के दौरान लिटिगेशन प्रोसेस देख रहे थे। फाइनली आया सरफासी एक्ट। नाउ नरसिम्हन कमेटी 1 and 2 एंड आंध्या रुजिना कमेटी की रिकमेंडेशन से सरफासी एक्ट को फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया। और सरफासी एक्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि अब बैंक्स बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के, बिना इंटरफेरेंस के, डायरेक्टली जो डेटर है, डिफॉल्टर है, उससे उसकी प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकती हैं, सीज कर सकती हैं, उसको सेल कर सकती हैं, उसको ऑप्शन कर सकती हैं, और अपनी डेट को आराम से कम टाइम में रिकवर भी कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सरफासी एक्ट में, जिसकी वजह से सरफासी एक्ट जो है इस ऑब्जेक्टिव से इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इस तरीके से हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से अलग अलग एक्ट्स आए।
इसके अलावा आने वाली स्लाइड्स में और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सरफासी एक्ट के एसेंशियल फीचर्स के बारे में और फिर आईबीसी के बारे में. फॉर द टाइमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.